Hello everyone, I am Hers and I welcome you all to this YouTube channel. From this video, I am going to create a new playlist of English practice aids where we will be dealing with English grammatical questions with their answers, and answers will be given with their full explanation, and we will also look at the three rest options and examine why these options have not been selected. So without wasting any more time, let's get started. It is the first question. ये पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत हो। पहला ऑप्शन है ऑफशूट, OFFSHOOT। इसका मतलब होता है एक छोटा ब्रांच जो किसी बड़े ब्रांच से टूटकर या अलग होकर बना है, उसे ऑफशूट कहते हैं, और इसकी स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है ऑफिशिएट। ऑफिशिएट वर्ड ऑफिस से बना है, जिसका मतलब होता है ऑफिशियल वर्क को करना, यानी कि ऑफिशियल ड्यूटी को करना, अपने कर्तव्य की पालना करना। इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है ऑफेंस, OFFANCE। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, लेकिन उसमें इसकी स्पेलिंग ए के बजाय ई होती है। OFFA के बजाय OFFENCE। यहाँ पे ए के स्थान पे, ए के प्लेस पे ई आएगा, उसके बाद ये वर्ड बिल्कुल सही हो जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन अपने आप में गलत है, यानी इसकी स्पेलिंग गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। चौथे ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, संतान, और इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। करना है, सबसे पहले जानते हैं कि स्पाइनेज शब्द का मतलब क्या होता है। स्पाइनेज स्पाई शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जासूसी करना। स्पाई जिसका मतलब होता है जासूसी करना, और यह एक वर्ब है, और इससे मिलकर बना शब्द स्पाइनेज, यह नाउन है, इसका मतलब जासूसी होता है। तो ये यहीं से पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा, डी, स्पाई, स्पाइन। लेकिन इन तीनों ऑप्शन को भी एक बार एग्जामिन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है द प्रिंसिपल और बिलीफ दैट इज ट्रू, यानी वह प्रिंसिपल या बिलीफ जो सत्य है। और दूसरा ऑप्शन है प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी मोरल, यानी कि एक तरह से इसे हिंदी में ईमानदारी भी बोल सकते हैं, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी। और इंटीग्रिटी, इसका भी सेम मतलब होता है, ईमानदारी। ये तीनों शब्द एक दूसरे का सिनोनिम है, जबकि ये स्पाइन इस शब्द का सिनोनिम है, इसका मतलब जासूसी। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ ओपेक। अब इस शब्द का हमें विपरीतार्थक शब्द फाइंड आउट करना है। इसके पहले प्रश्न में हमने समानार्थक शब्द देखा, और इस प्रश्न में हमें विपरीतार्थक शब्द यानी इसका अपोजिट शब्द देखना है। सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं, इस वर्ड का क्या मतलब है। ओपेक को हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी, जिससे लाइट या कोई ऑब्जेक्ट पार ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, ओपेक। तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा, जिससे लाइट या कोई वस्तु आराम से पार हो सके, यानी कि जो क्लियर हो। तभी तो कोई लाइट या फिर कोई वस्तु आराम से पार हो सकता है। इसका आंसर डायरेक्टली देखने से ही पता चल जाता है कि क्लियर होगा। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस पे भी एक बार नजर डालते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है डेंस। डेंस का मतलब होता है घना। डेंस डेंस का मतलब होता है घना, या जिसकी घनत्व ज्यादा हो, डेंस हो। और सी ऑप्शन है मिस्टी। मिस्टी का मतलब होता है धुंध या कोहरा भरा, जहाँ पे कोहरा हो उसे उसे क्या कहते हैं, मिस्टी। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन है हैजी। हैजी से मतलब होता है, जब आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में ज़्यादा तापमान होने के कारण आप सूर्य के प्रकाश में दूर तक देखने में थोड़ी मुश्किल आती है, धुंधला धुंधला दिखता है, उसे कहते हैं हैजी। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्रुप
बर्ड ऑफ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है, इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमें बताना है। पौधे प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? जियो, जियो का मतलब होता है भूमि, और लॉजी का मतलब साइंस, मीन्स द साइंस रिलेटेड विथ लैंड इज कॉल्ड जियोलॉजी। भूमि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है जूलॉजी। जूलॉजी का संबंध जंतु विज्ञान से है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। चौ, चौथे ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का संबंध है द स्टडी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का स्टडी करना, जैसे एक्सरे, एक्सरे या फिर अधिक एनर्जी वाले जो रेज होते हैं जिनकी वेवलेंथ अधिक होती है, उनका स्टडी करना, और उनका उपयोग डॉक्टर मरीजों के इलाज करने में करते हैं। ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ये सेंटेंस है द रूम विल बी क्लीन बाय शिवम एवरी संडे। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, जिसमें यहाँ विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पे यूज कौन सा फॉर्म किया हुआ है? भी1। इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे गलत है, ग्रामेटिकल एरर है इसमें। विल बी भी यहाँ पे सही है, एवरी संडे भी सही है, क्लीन बाई शिवम ये गलत है, यहाँ पे होगा क्लीन बाई शिवम। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस है दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक। यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, और जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें शैल या बिल का प्रयोग करके शैल भी बिल भी लगाना है। शैल भी या बिल भी, शैल भी या बिल भी, यहाँ लिख ही देते हैं। शैल भी या बिल भी यूज करना है, और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये वो वाला ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव वॉइस में। तो पहला ऑप्शन से एग्जामिन करते हैं। पहला ऑप्शन है द फाउंडेशन स्टोन इज बीइंग लेड बाय देम नेक्स्ट वीक। फाउंडेशन स्टोन, यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बीइंग, बीइंग आ रहा है, जो कि यहाँ पे बी आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी। ये हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है द फाउंडेशन स्टोन विल बी लेइंग बाय देम नेक्स्ट वीक। यहाँ पे भी वर्ब का चौथा रूप यानी V4, V1 प्लस ing यूज हो रहा है, लेकिन हमें कौन सा वर्ब यूज करना है? V3। इसलिए ये भी सेंटेंस यहाँ पे गलत है। तीसरा ऑप्शन सी है द फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड बाय हिम नेक्स्ट वीक। यहाँ पे हिम शायद गलत टाइप हो गया, यहाँ हिम की जगह पे देम होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस है, देम, DHEM, देम। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है कि फाउंडेशन स्टोन ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट विल बी, यह भी सही है, और यहाँ पे लेड की थर्ड फॉर्म लेड। फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड बाय देम, ना कि हिम, नेक्स्ट वीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each number. एक पैराग्राफ दिया गया है जिनमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, हमें
इन ऑप्शन के आधार पे एप्रोप्रिएट वर्ड्स इसमें सेट करने हैं। सबसे पहले इस पैसेज का हिंदी में अर्थ जान लेते हैं, जिससे कि आंसर की सिलेक्शन में हमें आसानी होगी। लेट मी टेक अ ब्लू पेन। Until the 3rd century AD, the town of Baiae was the most coveted destination for wealthy Roman citizens, senators and emperors. यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो coveted और दूसरा senators, जो कि समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। और तीसरा है wealthy, इसका मतलब तो धनी हो गया। पहला है coveted, coveted covet का तीसरा रूप है, जिसका मतलब होता है किसी दूसरे की वस्तु को अपनाने की, पाने की लालच रखना। और यहाँ पे सीनेटर्स, सीनेटर्स का उपयोग दो सेंस में किया जाता है। पहला एक अमेरिका में, और दूसरा इसका यूज किया जाता है कि वो लोग जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, द पीपल वर्किंग इन गवर्नमेंट। और दूसरा जो है अमेरिका में सीनेटर्स, जैसे यहाँ हमारे एमपी होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वैसे ही वहाँ सीनेटर्स होते हैं जो कि सीनेट में बैठते हैं। यहाँ हमारे इंडिया में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में बैठते हैं और वहाँ सीनेट में बैठते हैं, इसलिए उन्हें सीनेटर्स कहा जाता है। ठीक है, और कॉबिटेड का भी मतलब समझ लिए। तो यहाँ इसका अर्थ है, हिंदी अर्थ है कि अंटिल द 3rd century AD, तीसरी शताब्दी एडी तक, द टाउन ऑफ बाया वाज द मोस्ट कॉबिटेड डेस्टिनेशन फॉर वेल्दी रोमन सिटीजन्स। बाया का शहर रोमन के अमीर नागरिकों, सरकार में काम कर रहे लोगों एवं राजाओं के लिए सबसे चहेता गंतव्य था, अर्थात वो उसे अपनाना चाहते थे, पाना चाहते थे। इट इज हिडन, अब पहला प्रश्न है, यह छुपा हुआ है। यह क्या है? छुपा हुआ है। इट इज हिडन, पहला। अब हमें इन प्रीपोजिशन में से वो प्रीपोजिशन की सिलेक्शन करना है जो कि यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है। तो इट इज हिडन बिसाइड्स द सैंड, या फिर बियॉन्ड द सैंड, या फिर बिसाइड द सैंड, या फिर बीनीथ द सैंड। यदि कोई वस्तु किसी चीज के अंदर छुपी हो या अंदर हो, तो उसमें क्या यूज करते हैं? बीनीथ। क्या यूज करते हैं? बीनीथ। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक नजर इन ऑप्शंस पे भी डाल लेते हैं कि इन प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला है बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ है के अतिरिक्त, यानी कि इन एडिशन टू। इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। यदि हमें कहना हो मुझे हिंदी और इंग्लिश के अतिरिक्त उर्दू भी आती है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश आई नो उर्दू। ठीक है, अगला ऑप्शन है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, यानी कि किसी चीज से दूर। ओके, सी ऑप्शन है विसाइड, BESIDE। यहाँ पे बिसाइड है, यहाँ पे बिसाइड्स है, सिर्फ एस का अंतर है। तो इस बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या के पास। जैसे श्याम एंड मोहन आर सिटिंग बिसाइड मी, अर्थात श्याम और मोहन मेरे बगल में बैठे हुए हैं। तो ये सब तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या है? बीनीथ। नाउ इट इज हिडन बीनीथ द सैंड एंड पीबल्स इन द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ फुजौली। यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है, वाटर्स, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है जिसे पुलर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ वाटर के साथ यस लगाया हुआ है, तो इसका एक अलग मतलब निकलता है। जब अनकाउंटेबल नाउन में यस या इस ईएस लगाकर उसे प्लुरल बनाया जाता है, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। यहाँ पे वाटर्स का मतलब समुद्र से है। इसी प्रकार से सैंड, सैंड भी अनकाउंटेबल नाउन है। यदि इसमें भी यस लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बालू से इसका मतलब रेगिस्तान में बदल जाएगा। अब यह रेगिस्तान हो गया। ठीक है, तो द सैंड एंड पेबल्स इन वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ फुजौली। फुजौली जो एक गल्फ है, खाड़ी है, उसके नीचे ये शहर अब छिपा हुआ है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स, दूसरा प्रश्न, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स। अब यहां से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम नेपल्स इटली, या फ्यू किलोमीटर्स फॉर नेपल्स, या टू नेपल्स, या विथ नेपल्स। यहाँ पे दूरी की बात है, और नेपल्स एक शहर है और इटली भी एक देश है। यहाँ पे दूरी दर्शाया जा रहा है, और दूरी के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं?
फ्रॉम का यूज करते हैं, अर्थात यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ सेंटेंस है, दी स्लो, खाली स्थान, ऑफ लैंड फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटी कॉज्ड द लैंड टू सबमर्ज। द स्लो, स्लो क्या है, स्लो है यहाँ पे एडजेक्टिव, और हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो हमें तीसरा प्रश्न से नाउन या प्रोनाउन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है मूव। मूव क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना। ऑप्शन बी है मूव्ड। मूव्ड भी मूव वर्ब का तीसरा रूप है, अर्थात ये भी क्या है, वर्ब है। ऑप्शन सी है मूवमेंट। मूवमेंट नाउन है, अर्थात यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। मूवमेंट ऑफ लैंड फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटीज caused by land to submerge, and in 1969 डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है गोताखोर, जो समुद्र या नदी के अंदर जाकर मॉन्यूमेंट्स को या फिर साइट्स को डिस्कवर करते हैं। तो डाइवर्स, द ruins ऑफ टू मार्बल स्टैच्यूज बाई चांस, अचानक से डाइवर्स ने दो मार्बल की मूर्ति को डिस्कवर किया, खोजा। और तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली डिस्कवर, इसमें तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। ऑप्शन बी देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन बी है कंसील्ड, कंसील का मतलब ये होता है छिपाना। ऑप्शन सी है इन्वेंटेड, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, तो डाइवर्स आविष्कार तो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी है सर्च्ड, सर्च का मतलब होता है किसी वस्तु पे रिसर्च करना, उस पे ध्यान लगाना, ध्यान देकर उसके बारे में जानकारी जुटाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। अबाउट 15,000 डाइवर्स, लगभग 15,000 डाइवर्स, स्नॉर्कलर्स, स्नॉर्कलर्स का मतलब होता है पानी के अंदर इक्विपमेंट्स लगाकर तैराकी करने वाला, एंड टूरिस्ट विजिट द, खाली स्थान। लगभग 15,000 डाइवर्स और तैराकी और टूरिस्ट विजिट करते हैं, क्या विजिट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में इसका क्वेश्चन है। विजिट करते हैं, स्टेशन विजिट करते हैं, या सिचुएशन विजिट करते हैं, या साइट विजिट करते हैं, या फिर साइट विजिट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों वर्ड साइट और साइट होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। SIGHT, इस साइट का मतलब होता है दृश्य। जैसे हम लोग किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ का साइट, यहाँ का दृश्य बहुत प्लीजांट है, बहुत सुहावना है। और इस साइट का मतलब होता है घटना स्थल। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर एक साल लगभग 15,000 डाइवर्स, स्नॉर्कलर्स और टूरिस्ट इस साइट को देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे एक सेगमेंट है, टू ट्रैवल बैक इन टाइम, टाइम के पीछे जाकर ट्रैवल करते हैं। ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो शहर पानी के अंदर जो सिंक कर चुका है, डूब चुका है, उसके स्ट्रीट्स को जाकर देखते हैं, मोसाइक्स को जाकर देखते हैं, मूर्तियों को जाकर देखते हैं। तो कहने का मतलब ये पुरानी चीजों को देख रहे हैं, यानी कि समय से पीछे जा रहे हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। So here you can see it is I, and I have come up with a new online English classes where we will be learning English grammar, speaking and writing from basics. मैं इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस लाने जा रहा हूँ जिसमें बेसिक से इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सीखना सिखाया जाएगा। सो यदि आप भी इंग्लिश ग्रामर बेसिक से सीखना चाहते हैं जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में आंसर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस क्लास की विशेषता यह है कि इसमें कोई भी रूल्स रटाया नहीं जाएगा, सभी रूल्स को कंसेप्ट से समझेंगे। तो यदि आप इस तरह का पढ़ाई करना चाहते हैं, बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो यह क्लास 27 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।